हो केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुँचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर से हम लेके आए हैं BPSC TRE 4 और बिहार पुलिस के लिए GK GS के प्रश्नों का एक श्रृंखला, जिसमें एक बार पुनः हम बातचीत करने के लिए आए हैं बिहार की सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ पर कहता है कि मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में होर्मुज़ जल डमरू मध्य का क्या महत्व है। यह एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है, या इसकी पेट्रोलियम व्यवसाय से कोई प्रासंगिकता नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैप पर जानते हैं। देखिए, ये है गल्फ और इस तरह है, ये है चाइना, ये है UAE और ये जो भाग घिरा हुआ है यही है होर्मुज़। इसका काम क्या है कि तेल निर्यातक देश के लिए ये चौक पॉइंट का काम करता है। अगर इसको बंद कर देंगे तो इधर का लाइन ख़त्म और इधर का लाइन ख़त्म। यानी ये किसके तरह काम करता है? पेट्रोलियम निर्यातक देश के लिए, वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट का ये काम करता है। अब कुछ डिटेल में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होर्मुज़ जलमार्ग जल डमरू मध्य पूर्व के तेल उत्पादकों को एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य स्थानों के बाजारों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। ये क्या है? एक शिपिंग मार्ग है। कौन? होर्मुज़ कहता है कि यह जलमार्ग ईरान और ओमान को अलग करता है। क्या करता है? ईरान और ओमान को अलग करता है तथा इस खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी से जोड़ता है। इसका काम क्या है? ओमान की खाड़ी को अरब की खाड़ी से जोड़ना, यानी यह चोक पॉइंट का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होने वाला है इसका सही आंसर। देखिए, कहता है कि रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, लौह अयस्क को, जैसे ये अयस्क है तो इसे खन के निकालना पड़ेगा। और हो सकता है कि जिस पृथ्वी के गर्भ में, जिस स्थान पर पृथ्वी के गर्भ में लौह अयस्क है, पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट पर वहाँ पर पेड़ पौधा भी हो सकता है। और खनन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर जो भी पेड़ पौधा है उसकी कटाई करनी पड़ेगी। यानी इससे क्या होगा? पर्यावरण का सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? वनों की कटाई। दूसरा, जो भी अयस्क होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, इसका ये ऊपर वाला भाग क्रस्ट है, तो अयस्क कभी क्रस्ट में नहीं मिलेगा, ये नीचे जाके मिलेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को खोदना पड़ेगा, तब ये जाके मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मिट्टी के ऊपर था, इसको खोद करके नीचे ले गया। तो दूसरा, मिट्टी का कटाव, ये भी हो सकता है। और इससे जल का प्रदूषण भी संभव है। यानी ये तीनों ऑप्शन, यानी तीनों प्रकार से पर्यावरणीय प्रभाव होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, इस बात की पुष्टि आपको यहाँ हो सकती है या हो जाएगी। यहाँ देखिए, कहता है कि रूस और अमेरिका में लौह अयस्क खनन से पर्यावरण पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें मिट्टी और पानी का प्रदूषण, आवासों का विनाश, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और जल मार्ग में तलछट का बढ़ना आदि शामिल है, यानी पानी का प्रदूषण भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। चलिए बताइए। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है? कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, जियोर्जिया में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। तो साथियों, वैसे ये तीनों यूएसए का शहर है, लेकिन इसमें से कहीं भी मैग्नीज का खनन नहीं होता, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अब आप कहिएगा मैग्नीज का खनन कहाँ महत्वपूर्ण है, मैग्नीज के खनन के लिए किस राज्य में किया जाता है? तो मैग्नीज का खनन यूएसए के मिनेसोटा में किया जाता है। मिनेसोटा एक राज्य है यूएसए के, वो मैग्नीज खनन के लिए महत्वपूर्ण है, मिनेसोटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण भंडार मिनेसोटा राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? मिनेसोटा राज्य में स्थित है, जहां ट्रामाल्ड फॉर्मेशन और आसपास का एमिली जिला मैग्नीज का सबसे बड़ा संसाधन है। यानी ये जो है मिनेसोटा, इसका भी कौन सा जिला? एमिली जिला। कौन सा जिला? एमिली जिला जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा संसाधन है। कहता है कि मिनेसोटा में मैग्नीज नाम का एक भूतिया शहर है और पूर्व खनन समुदाय है, जो 1912 से 1936 के बीच बसा था। यानी यहाँ पर एक शहर ही है जिसका नाम है भूतिया शहर। ये मैग्नीज नाम का है। किस नाम का है? मैग्नीज नाम का एक भूतिया शहर है। यहाँ पर एक पूरा समुदाय जो है वो खनन का काम करता है, और ये समुदाय कब 1912 से 1936 के बीच क्या हुआ, 60 के बीच क्या हुआ था? बसा था। आगे अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन के मार्क्वेट श्रेणी में स्थित लौह अयस्क का भंडार है। यानी यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार भी है, और वो कहाँ है? मिशिगन में। कहाँ? मिशिगन के मार्क्वेट श्रेणी में लौह अयस्क का भी भंडार मिलता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ के क्या करेंगे? जवाब देंगे। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि प्रणाली है? मोनोकल्चर खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं सतत कृषि की, तो सतत कृषि में एकल कृषि कल्चर नहीं है, इसमें मिश्रण खेती किया जाता है। कौन सा खेती? मिश्रण खेती किया जाता है। तो ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा कहता है प्राकृतिक खेती, नहीं, इसमें कैसा खेती किया जाता है? प्राकृतिक खेती। बताइए क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इसमें? प्राकृतिक खेती किया जाता है? नहीं, इसमें कृषि वानिक या कह सकते हैं इसमें ड्रिल द्वारा सिंचाई करके। अब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। आप कहिएगा कैसे? बताते हैं आपको। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, इसको पढ़िए।
देखिए एक मिनट, शायद हमने गलत कर दिया, यहाँ पर ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ये दोनों होगा यहाँ पर, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। कहिएगा कैसे, देखिए बताते हैं इसे। सतत कृषि की वह विधि है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी पर्यावरण का प्रदूषण न हो। तो पर्यावरण का जब प्रदूषण नहीं होगा, इसका मतलब जैविक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी ये कैसा कृषि हो जाएगा, जैविक खेती हो जाएगा, तब पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा। तो एक ऑप्शन ये हो गया। और दूसरा प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि का मतलब है कि हम प्राकृतिक ढंग से कृषि का व्यापार करेंगे, इसलिए वो प्राकृतिक हो जाता है। आगे कहता है कि दीर्घकालीन हो। ये कृषि तकनीक पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव समुदायों और पशु कल्याण की रक्षा के लिए करते हैं, रक्षा के लिए करती है। सतत कृषि के उपयोग की जाने वाली कुछ भिन्न तकनीक जैसे कि फसल चक्रण होता है, मिश्रित खेती होता है, ड्रिप सिंचाई होता है और कृषि वानिकी आदि महत्वपूर्ण है या प्रमुख है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होती है, यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। यह ऊर्जा और पानी का संरक्षण करती है, यह स्थानीय कृषि पर जोर देती है। आगे, सतत कृषि उच्च पोषणीयता के साथ सुरक्षित भोजन का उत्पादन करती है। क्या करती है, सुरक्षित भोजन का उत्पादन करती है। क्या, सतत कृषि। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृषि विकास के लिए कुछ रणनीति है, जैसे कि कृषि विकास के लिए आप ऋण की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद बाजार है ये ना, यहाँ से सूचना तक ना, ये सब इसका क्या है, कुछ पद्धति है कृषि विकास की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है अपना ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है। कृषि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है। पशुधन उत्पादन के माध्यम से, उर्वरक उपयोग के माध्यम से, भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहां पर हो जाएगा, आप बोलिए। यहां पर हो जाएगा पशुपालन उत्पादन के माध्यम से। किसके माध्यम से, पशुपालन उत्पादन के माध्यम से इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे, देखिए यहाँ कहता है कि कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करती है, खासकर मीथेन। अब मीथेन कहाँ से आता है, पशुधन से और चावल की खेती से, और नाइट्रस ऑक्साइड उर्वरक उपयोग के माध्यम से। यानी यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग थोड़ा मिस कर गए कि यहाँ पर दोनों हो जाएगा, पशुधन उत्पादन भी आ जाएगा और उर्वरक उपयोग के माध्यम, दोनों माध्यम आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा ना। अब जैसे कि मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, और ये पशुधन और चावल की खेती से होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है जो उर्वरक के प्रयोग के माध्यम से क्या करता है, प्राप्त होता है। कहता है कृषि में जीवाश्म ईंधन के दहन के अलावा अन्य पशुधन, खाद्य प्रबंधन और चावल की खेती भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है। यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कौन करता है, खाद्य प्रबंधन, पशुधन और चावल की खेती। कहता पशुधन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण स्वमन विकल्पों में आनुवांशिक चयन, रूमेन और मिथेनोट्रॉफी बैक्टीरिया का पहचान, टीके, फीड, आहार संशोधन और चराई प्रबंधन शामिल है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले आते हैं,
और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए, कहता है कि विश्व में लोहे एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में से कौन सा देश शामिल है? चीन, भारत, जापान, ब्राज़ील, रूस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से एक सदस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे शीर्ष पर जो है वो चीन है। कौन है? उसके बाद भारत, उसके बाद जापान का स्थान आता है। यानी यहाँ पर जो उपस्थित देश है उसमें, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि 1990 के दशक में चीन और भारत ने लगभग समान मात्रा में स्टील का उत्पादन किया था। यानी जितना चीन किया उतना ही भारत किया। कब? 1950 के दशक में। लेकिन आज चीन स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। आज सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन। चीन स्टील का दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज़्यादा यूज भी करता है चीन। कहता है चीन ने अपनी सभी लक्ष्यों को पार कर 2016 में 808.4 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे स्टील तक पहुंच गए थे। कच्चे स्टील तक पहुंच गए थे। चीन 106.6 मिलियन मीट्रिक टन निर्यात करता है और 2009 से 364% की अकल्पनीय वृद्धि देखी गई है। किसमें? स्टील के उत्पादन में, चीन में। कहता है कि दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस चीनी स्टील का सबसे बड़ा खरीदार है। यानी चीन से स्टील खरीदता कौन है? तो दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस जो है वो चीन से स्टील खरीदता है। उत्पादन क्षमता की अधिकता ने चीन के वैश्विक इस्पात उत्पादन का 50% हिस्सा बना दिया है। यानी पूरे दुनिया में जितना स्टील का उत्पादन होता है उसमें आधा भाग तो चीन उपजा लेता है, आधा में पूरा दुनिया है। घरेलू विकास के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक कारकों और दक्षिण चीन सागर में इसके बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव के कारण इस्पात क्षेत्र में चीन का विकास और बढ़ना तय है। और जैसे जैसे दक्षिण एशिया में जो राजनीतिक और आर्थिक दबदबा बढ़ रहा है, जिसके कारण अब चीन का उत्पादन क्षमता, चीन में स्टील का उत्पादन क्षमता और बढ़ने की आशंका ही है, यानी बढ़ ही सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? बाजार, श्रम, पानी की उपलब्धता। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी आ जाएंगे। बाजार भी चाहिए सूती वस्त्र को बिक्री के लिए। आपको पता होगा कि सूती वस्त्र जो होता है ये कीड़े से बनते हैं, तो यानी इसके लिए श्रमिक की भी ज़रूरत होनी चाहिए और पानी की उपलब्धता भी चाहिए सूती कॉटन के लिए, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल श्रमिक, परिवहन यानी बाजार और जलवायु और बाजार की निकटता है। बाजार भी एक कारक है सूती उद्योग की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। अब इस प्रश्न को देखिए, इसे मिलाइए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि इधर पेट्रो रसायन उद्योग है ये सब और ये देश में है, यानी इधर पेट्रो रसायन उद्योग है और ये किस देश में, इसको सुमेल करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हम लोग किसका, क्या है, फिलाडेल्फिया और डेलावेयर। फिलाडेल्फिया और डेलावेयर बताइए ये कहाँ स्थित है? तो फिलाडेल्फिया और डेलावेयर ये यूएसए यानी अमेरिका में है। कहाँ है ये? अमेरिका में है। यानी ए किसके साथ सही हो जाता है? दू के साथ, और ये दू के साथ। तो यहाँ काट देंगे सी और ए को, ख़त्म। अब यहाँ पर बी को देखना है कि दू है कि तीन है। बी में कौन है? एंटवर्प। कौन है? एंटवर्प। और एंटवर्प जो है ये ब्राज़ील में है।
बेल्जियम में है। तो ए का बी का सही क्या हो गया 1, तब बी का सही यहाँ 1 है, तो ई गलती हो गया, तो यहाँ पर यहाँ तक ये सही है। अब सी को मिलाना है कि सी 4 में है कि नहीं। तो रास तुराना ये सऊदी अरब में है। कहाँ है रास तुराना, सब आदमी जानता है ये कहाँ है, सऊदी अरब में है। तो बच क्या गया ये मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। तो ये सही है, यानी बी नंबर जो है वो सही ऑप्शन हो गया। बी नंबर क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। अब यहाँ इसी बात को आप यहाँ लिखे हुए देख सकते हैं कि जो एंटवर्प, जिसे डच में एंटवर्पेन और फ्रेंच में इनवर्स भी कहा जाता है, ये बेल्जिया के फ्लेमिंग क्षेत्र में स्थित एक शहर है और नगर पालिका है, जो एंटवर्प प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद सरतुनारा सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में फारस की खाड़ी में स्थित एक शहर और तेल का बंदरगाह है। और मॉन्ट्रियल कनाडा के क्यूबेक प्रांत में स्थित है, जो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा देश है, शहर है। उसके बाद क्या है फिलाडेल्फिया अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा शहर है। यह राज्य के दक्षिणी हिस्से में है और डेलावेयर नदी के किनारे है। डेलावेयर क्या है, एक नदी है, और इसी नदी के किनारे क्या है, फिलाडेल्फिया उद्योग है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो चलिए ये शायद चलिए तो यहाँ तक दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो स्लाइड आ गया था ना, ये सूती वस्त्र वाला स्लाइड यहाँ आ गया है। तो फाइनली दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप अपनी मन की भावना को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।